आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कोविड-19 जागरूकता पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तुलिका का नमस्कार। श्रोता साथियों, थोड़े से निराश आप ज़रूर हुए होंगे क्योंकि लॉकडाउन की अवधि फिर से बढ़ा दी गई है। जी हाँ, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं लॉकडाउन ने पैदा की हैं। वो लोग जिनकी बंधी बंधाई कोई तनख्वाह कहीं से नहीं आती थी, वो किसी व्यवसाय पर आधारित थे, उनके लिए सच में मुश्किल घड़ी है क्योंकि बाज़ार बंद हैं और लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं ख़रीदारी के लिए। तो जो ख़रीद फ़रोख्त का व्यापार करते थे उनके लिए थोड़ा मुश्किल समय तो है, लेकिन मुश्किल आप सोच के देखिए, यदि हम ये नहीं करेंगे तो कितनी बड़ी हो जाएगी। इस लॉकडाउन का यदि हमने सख्ती से पालन किया होता तो ये इतना लंबा न खिंचता। कभी सोच के देखिएगा कि आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके जीवन की रक्षा के लिए पूरा प्रशासनिक अमला सड़क पर है और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि इस बीमारी का संक्रमण कम्युनिटी लेवल तक ना पहुंचे, जिससे हमारे देश में जो इतनी बड़ी जनसंख्या है उसको इस संक्रमण से बचाया जा सके। और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि यदि ये संक्रमण हमारे देश में कम्युनिटी लेवल पर पहुंचा तो इसे संभालना मुश्किल होगा। तो हमारे सामने सिर्फ अपने जीवन का नहीं बल्कि देश के हर एक नागरिक के जीवन का सवाल है। श्रोता साथियों, कोशिश कीजिए कि अब जो आने वाले 14 दिन हैं उनमें इतना ध्यान रखेंगे आप कि आगे आपको और अधिक लॉकडाउन ना झेलना पड़े, क्योंकि यदि ये और आगे बढ़ा तो हम बहुत सारी समस्याओं से घिर जाएंगे, न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि कोरोना के संक्रमण से उपजी परिस्थितियां भी घातक हो जाएंगी। हम उम्मीद करते हैं कि समझदारी हम सब बरतेंगे और इस मुश्किल से जल्द बाहर निकलेंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी, क्योंकि जो स्थितियां आज हैं वो कल होंगी या नहीं होंगी ये हम नहीं जानते, लेकिन कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम इस बीमारी से दो दो हाथ करके इसे अपने देश से दूर भगा दें। जो है समा कल हो न हो, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो। बस यूं ही हाथ थाम कर आगे बढ़ते रहिए, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहिए और एक दूसरे की हिम्मत बने रहिए। श्रोता साथियों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आपकी दोस्त तुलिका आपके साथ है।
अच्छी खबरें हमारा उत्साह निश्चित तौर पर बढ़ाती हैं और ये जो अच्छी खबर है ये हम लेकर आए हैं आपके लिए। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग में छत्तीसगढ़ की 36 भाजियों पर रिसर्च चल रहा है और ताज़ा रिसर्च में पता चला है कि 10 भाजियों में कोरोना से लड़ने की भरपूर क्षमता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को दुरुस्त रखने के लिए इन भाजियों में पर्याप्त मात्रा में आयरन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और प्रोटीन मिलता है। औषधीय गुणों के कारण चरोटा की मांग चीन, मलेशिया और ताइवान में काफी है। वनस्पति विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अश्विनी दीक्षित के निर्देशन में ये रिसर्च चल रहा है और उनका कहना है कि प्रारंभिक रिसर्च में ये स्पष्ट हुआ है कि चौलाई, राजगीर, पोई, बथुआ, कुसुम, चरोटा, चेंच, करमता और सुनसुनिया जैसी प्रमुख 10 भाजी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में अधिक कारगर हैं। एंटीऑक्सीडेंट गुण के आधार पर भी स्पष्ट है कि कैंसर जैसी बीमारियों को मात देने के साथ कोरोना से लड़ने में भी ये सक्षम हैं। सीएमडी पीजी कॉलेज के जो प्राध्यापक हैं ये इन भाजियों को लेकर बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और उनका कहना है कि इन भाजियों को जल्द ही पेटेंट कराने की भी आवश्यकता है। 3 साल पहले जांजगीर चांपा के कृषक दीनदयाल यादव ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इन सभी भाजियों के पेटेंट के लिए पौधे की किस्म और कृषक के अधिकारों को लेकर केंद्र सरकार के पास आवेदन भी किया हुआ है। श्रोता साथियों, इन भाजियों का इस्तेमाल औषधि के रूप में भी किया जाता है और चरोटा जिसकी मांग बहुत ज़्यादा है इस समय, उसका वैज्ञानिक नाम है केशिटोरा। चरोटा को हर्बल प्रोडक्ट्स, चर्म के लिए मलहम, फंगस, वात रोग की दवा बनाने में इसका इस्तेमाल होता है और बाकी जो 9 भाजियां हैं सर्दी, खांसी, सूजन, कब्ज, पेट दर्द, ब्लड प्रेशर, शुगर और अन्य बीमारियों से बचने में कारगर हैं। तो ये है हमारा आयुर्वेद ज्ञान। जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं। आयुष मंत्रालय ने बहुत सारी नियमावली भी जारी की है कि हमारे जो मसाले हैं उनमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं, उन सब का कैसे इस्तेमाल करना है ये हम आपको बार बार बताते रहते हैं। खैर, आयुष मंत्रालय ने किस तरह से काढ़े का प्रयोग करने के लिए कहा है और किस किस तरह के निर्देश दिए हैं, ये सब जानने के लिए हमने बात की शासकीय आयुर्वेद चिकित्सालय ग्वालियर के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुश्रुत कनौजिया से। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। श्रोताओ, हमारे साथ हैं शासकीय आयुर्वेद चिकित्सालय के अधीक्षक सुश्रुत कनौजिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुश्रुत कनौजिया जी हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। हाँ जी, धन्यवाद। हमारे भारतीय जनमानस में आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा महत्व है। हम बहुत यकीन करते हैं आयुर्वेद पर और इस समय जब समय कोरोना संकट का चल रहा है तो आयुष मंत्रालय ने बहुत सारी सूचनाएं प्रसारित की हैं। तो ये आयुष मंत्रालय के क्या निर्देश हैं, ये हमारे श्रोताओं को एक बार फिर बताएं। आयुष मंत्रालय ने 2 तरीके से गाइडलाइन जारी की हैं। एक तो वो गाइडलाइंस हैं जो सामान्य उपाय जिनको अपन कह सकते हैं, जो सामान्य जनमानस को करना चाहिए। जैसे आप पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें, साबुन से हाथ को कम से कम 20 सेकंड तक धोएं, खासकर अगर आप बाहर हैं तो ऐसी स्थिति में बगैर हाथ धोए या सैनिटाइज किए बगैर आप अपने आंख को, नाक को और मुंह को ना छुएं। और अगर घर में कोई बीमार है या आप खुद बीमार हैं, बीमारी का मतलब श्वसन संस्थान से संबंधित कोई भी परेशानी अगर आपको है तो आप घर के दूसरे सदस्यों से भी मिलने से बचें और अगर मिलने से बचना संभव ना हो तो मास्क घर के अंदर भी पहन कर रहें। अगर यदि संक्रमण है तो वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ना फैले। पानी लगातार पिए और जितना संभव हो सके नॉर्मल टेम्परेचर का या गुनगुना पानी पिए। ठंडा पानी मतलब फ्रिज कोल्ड वाटर नहीं लेना है, क्योंकि फ्रिज कोल्ड वाटर लेने के बाद गले की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। और खुद को समय दें, कम से कम आधा घंटा स्वयं के व्यायाम के लिए, ध्यान के लिए जरूर निकालें, ताकि शरीर की जो बाकी प्रक्रियाएं हैं वो भी सही ढंग से चल सकें। ये तो सामान्य उपाय हो गए। अब इसके अलावा यदि व्यक्ति को अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है तो उसके लिए कुछ आयुर्वेदिक उपाय आयुष मंत्रालय ने सुझाए हैं। उन्होंने जो एडवाइस दी है वो है कि च्यवनप्राश 10 ग्राम एक बार लें। एक काढ़ा जो त्रिकटु चूर्ण जो हम लोग यहाँ से
चिकित्सालय से वितरित कर रहे हैं और अब इसका वितरण नगर निगम के माध्यम से किया जा रहा है। जी। जो शासन ने जीवन अमृत योजना करके एक योजना लॉन्च की है, जिसके तहत ये पैकेट निःशुल्क बांटे जा रहे हैं। तो उसमें त्रिकटु चूर्ण है। तो उस चूर्ण में जो एडवाइस दी गई है कि 3 से 5 पत्ती तुलसी की डालकर 1 लीटर पानी में उबाल लें। उबाल कर पूरे मटेरियल को आधा कर लें, मतलब पानी जब आधा बचे तो उसको छान कर रख लें और दिन भर उसको आप थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें जब भी जरूरत महसूस हो, और साथ में गुनगुना पानी जो ले रहे हैं वो आप लेते रहें। इसके अलावा जो गिलोय, जिसको आयुर्वेद में अमृता कहा गया है, तो गिलोय की वटी अगर मिल जाती है तो उसका भी उपयोग इसमें किया जा सकता है। इसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि नाक में तेल जरूर लगाना है। तेल मतलब जो खाने का तेल है, सरसों का तेल भी लगा सकते हैं। चिकित्सालय में अणु तेल भी उपलब्ध है नाक में लगाने के लिए, तो वो चिकित्सालय से जिनको जरूरत है वो यहाँ से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें उनको ये एडवाइस दी जाती है कि 2 बूंद नाक में ये तेल सुबह और शाम दोनों समय डालना है, ताकि नेजल पैसेज ड्राई ना हो, क्योंकि ये मौसम शुष्क है। इस मौसम में वातावरण में नमी नहीं है, तो नमी ना होने के कारण नाक के अंदर मटेरियल जमा होता है, क्रस्ट बनते हैं, और इन क्रस्ट को अगर अपन बगैर मॉइस्ट किए रिलीज करने की कोशिश करें तो कई बार आपने देखा होगा कि नाक फूट भी जाती है, खून आने लगता है नाक से। ऐसी स्थिति में आपने मास्क नहीं पहना और आप बाहर निकल गए और किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ गए कि जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, तो वायरस का ब्लड से सीधा कांटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी नाक में घाव बना हुआ है पहले से। तो ऐसा व्यक्ति जल्दी इन्फेक्टेड हो जाएगा, उसको लक्षण जल्दी आ जाएंगे, उसको ज्यादा परेशानी हो सकती है आगे चलकर। तो नेजल पैसेज को मॉइस्ट और हेल्दी रखने के लिए भी ऑयल का यूज करना है। इसके अलावा महाविद्यालय से कुछ होम्योपैथिक औषधियों का भी वितरण किया जा रहा है। इसमें आर्सेनिक एल्बम 30, तो उससे 1-1 गोली रोज सुबह खाली पेट लेना है। 3 दिन तक लेने के बाद फिर 1 माह के बाद दोबारा उसको ये रिकमेंड किया गया है कि 1 महीने के बाद आप इसको दोबारा ले सकते हैं। प्राप्त करने के लिए शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय, जो आमखो में मांडरे की माता के नीचे जो अपना भगवा साहब सभागार है, इसके सामने है, वहां से कोई भी व्यक्ति 10 से 4 बजे के बीच में आकर त्रिकटु चूर्ण काढ़ा निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। इसके लिए केवल उसको अपना नाम, अपने निवास का पता, घर में सदस्यों की संख्या और मोबाइल नंबर, इतनी जानकारी यहाँ पर नोट करानी होगी। नोट कराने के बाद हम निःशुल्क उसको काढ़ा उपलब्ध करा देंगे। जी जी जी। इसके अलावा अगर वो व्यक्ति होम्योपैथिक औषधि लेना चाहता है तो वो भी मांग के आधार पर उपलब्ध करा दी जाएगी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे क्वारंटीन सेंटर्स में भी इस तरह के प्रयोग चल रहे हैं कि ये जो आयुष मंत्रालय के काढ़े हैं उन्हें पिलाए जा रहे हैं जो संक्रमित हैं या जिनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है, तो ये आप क्या ग्वालियर में भी कर रहे हैं? हाँ जी, ये अभी माननीय आयुक्त महोदय M.K. अग्रवाल जी के दिशा निर्देश में माननीय कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार ये चीज हम लोग यहाँ पर अभी चालू की है। 13 तारीख से हम लोगों ने क्वारंटीन सेंटर में काढ़ा देना चालू किया है। तो ये काढ़ा भोपाल से उपलब्ध कराया गया है और जिसको हम क्वारंटाइन सेंटर में उन लोगों को प्राथमिकता दे रहे हैं जो लोग डायरेक्ट कांटेक्ट हिस्ट्री में हैं, ताकि उनसे ये देखा जा सके कि इन औषधियों का जो पॉजिटिव पेशेंट है उनके ऊपर क्या इफेक्ट है। अभी हमारी टीम जो बिरला हॉस्पिटल में इस काढ़े को लेकर जा रही है, तो काढ़े का जो सिम्टोमेटिक रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आया है। अपने बिरला हॉस्पिटल में एडमिट सभी पेशेंट एसिम्टोमेटिक थे। एक पेशेंट को सर्दी खांसी की थोड़ी सी शिकायत थी, तो उसको 1 दिन काढ़ा दिया गया। दूसरे दिन आज उसने ये रिपोर्ट किया कि काढ़ा पीने के बाद अब सर्दी खांसी की जो प्रॉब्लम थी उसकी वो सॉर्ट आउट हो गई। अब वो अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। अब रही बात वायरल लोड की, क्योंकि वायरस के ऊपर डायरेक्ट तो कोई चीज असर करेगी नहीं करेगी, उसके लिए तो सबसे अच्छी चीज यही है कि बॉडी की इम्यूनिटी अगर बढ़ी हुई हो, इम्यूनिटी अच्छी हो, तो वायरस का भी इफेक्ट बॉडी पर नहीं होता है। जी जी। तो आरोग्यम कषाय से अभी तक तो जो बाकी जगह भी इंदौर में, उज्जैन में और भोपाल में इसका प्रयोग किया जा रहा था, जिससे ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट पॉजिटिव ही आएंगे। और इस काढ़े में 7 घटक हैं, गुड़ूची, शुंठी, भूम्यामल की, काली मिर्च, पिपली, मुलेठी और हरड़। इन्हीं का एक काढ़ा है, महाविद्यालय में बनाया जा रहा है और बना बनाया काढ़ा क्वारंटाइन सेंटर पर
वितरित जी, किया जा रहा है। जी। ये काढ़ा वो त्रिकटु चूर्ण से अलग है। हाँ जी, त्रिकटु चूर्ण तो केवल प्रोफाइलैक्सिस में है कि रोगी उस व्यक्ति को इस स्थिति में हम ला दें कि व्यक्ति पर वायरस का इफेक्ट मिनिमाइज हो या ना हो। क्योंकि देखिए वायरस पर हमारा कोई जोर नहीं है, उसकी पोटेंसी को ना तो हम अभी, क्योंकि वैक्सीन बनी नहीं है, तो वायरस की पोटेंसी को ना तो हम घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, हमको अपनी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही बढ़ाना है, क्योंकि वो हमारे अधिकार क्षेत्र में है जी। उसको बढ़ाकर रोग से बचा सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए त्रिकटु चूर्ण भी उतना उपयोगी है, क्योंकि ये काढ़े की डिजाइनिंग इस तरीके से की गई है कि अगर इन्फेक्शन हो ही गया है उस कंडीशन में वायरस से भी लड़ना है और बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ानी है। दोनों पर्पस को सॉल्व करने के लिए इसको कुछ ड्रग्स बढ़ाकर इसको डिजाइन किया गया है। चलिए, पूरा हिंदुस्तान बड़ी उम्मीद से देख रहा है आयुष मंत्रालय की तरफ भी और आयुर्वेद के जानकारों की तरफ भी कि हो सकता है हम हिंदुस्तानी इस वायरस को अपने पुरातन तरीकों से जीत सकें, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा जल्दी होगा और हम इस बीमारी से जल्दी निजात पा लेंगे। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर सुश्रुत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद मैडम। आप थे शासकीय आयुर्वेद चिकित्सालय ग्वालियर के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुश्रुत कन्नौजिया। श्रोता साथियों, लॉकडाउन का ये जो समय है इसमें आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि आपको जेल में बंद कर दिया गया है। यकीनन अंदर बंद रहना बड़ा मुश्किल काम है, और हम आपको बताएं कि इस समय यदि हम जेल में बंद कैदियों के बारे में सोचें तो यकीनन हम उनकी स्थिति समझ सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान जेलों में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं ये भी जानने के लिए हमने फ़ोन किया जेल अधीक्षक श्री मनोज कुमार साहू से, और उनकी बातचीत जो हमने रिकॉर्ड की है वो हम आपको अब सुनवा रहे हैं। मनोज साहू जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार जी। आप जेल सुपरिटेंडेंट हैं इस समय, जबकि पूरा देश लॉकडाउन में है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है, तो ये दोनों स्थितियां जेल में किस तरह से लागू कर रहे हैं आप? जेल में हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं जी। हमारे जेल मुख्यालय और शासन द्वारा लगभग 600 बंदी छोड़ दिए गए हैं, जिससे ओवर क्राउडिंग की स्थिति जो थी वो नॉर्मलाइज हो गई है। अब बंदी बैरिक्स में कम मात्रा में रहते हैं, इससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। जी जी जी। तो ये जो जेल से बंदी छोड़े गए हैं किस आधार पर छोड़े गए हैं? ये वो बंदी हैं जो पेरोल पर जाते थे रेगुलर, उनको राज्य शासन द्वारा 4 महीने के लिए पेरोल दे दिया गया। अच्छा, उन्हें 4 महीने की पेरोल दे दी गई है, 4 महीने बाद वो वापस जेल में आ जाएंगे। लेकिन ये बंदी जो हैं वो किसी न किसी जुर्म की सजा काट रहे होंगे, वो जा करके क्या वही जुर्म वापस समाज में नहीं फैलाएंगे? नहीं, ऐसे एक्चुअल में क्या होता है, जो बंदी हमारे पहले से भी रेगुलर पेरोल जाते हैं, लगभग किसी भी ऐसा बंदी का कोई बाहर अपराध घटित होना नहीं पाया गया, और हर घटना में 1-8% एरर तो रहती है। जी जी। कि अगर 580 बंदी आते हैं तो कभी कभार 2-4-5 सालों में 1 बंदी नहीं आता है या घटना कर देता है, उसका पेरोल खत्म हो जाता है। हर जगह प्रोबेबिलिटी तो रहती है किसी न किसी चीज की होनी ना होने की, बट ऐसा नहीं है। हमारे जो बंदी पेरोल जाते हैं उन्हें अपनी पेरोल की चिंता रहती है कि हमारे 1 साल में 48 दिन हमें मिलते हैं परिवार और समाज में काटने के लिए, तो वो इस टाइप का कृत्य नहीं करते हैं कि हमारी पेरोल खत्म हो जाए और सजा भी बढ़ जाए हमारी उससे। और ऊपर से आप लोगों की थोड़ी बहुत निगरानी भी रहती ही होगी उनके ऊपर? बिल्कुल रहती है निगरानी हमारी। तो चलिए, मतलब समाज यदि इस चीज से डर रहा है कि इतने बंदी छोड़े गए, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नहीं है। पेरोल देना एक सामाजिकरण की प्रक्रिया है कि बंदी अब कम से कम समाज में रह के युष्ट हो जाए और सामाजिक गतिविधियों में भी रहे, जिससे उनकी आर्थिक गतिविधियां भी चलती रहे कुल मिला के। बिल्कुल, ये एक यदि कहें तो वेलफेयर का काम है पेरोल। बिल्कुल। इसके अलावा जेल के अंदर किस तरह के वेलफेयर के काम चल रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे स्व सहायता समूह हैं और एनजीओ हैं जो जेल से जुड़े रहते हैं। इस समय क्या वो सभी गतिविधियां सामान्य तौर पर चल रही हैं? और कोरोना काल में क्या कुछ विशेष प्रकार की गतिविधियां जेल में आरंभ की गई हैं? एक्चुअल में क्या है, कोरोना काल में तो हमने जो एनजीओ वगैरह थे उनको बंद कर दिया है। बाकी हमारे यहाँ सिलाई उद्योग भी चल रहा था, सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चल रहे थे, है ना। महिला वार्ड में डोना पत्तल उद्योग भी चल रहा था, कुछ आर्किटेक्ट उद्योग भी चल रहा था, कंप्यूटर प्रशिक्षण भी महिलाओं का चल रहा था, पुरुषों में भी कंप्यूटर प्रशिक्षण चल रहा था। बट लेकिन कोरोना काल में ये सब हमने अभी बंद कर रखा है।
क्योंकि बाहर अंदर आने जाने की कोई छूट नहीं होगी आपके यहाँ नहीं इस है, समय। छूट नहीं है। जी जी जी। बंदी जो है वो सामान्य लोगों के लिए कुछ मास्क या इस तरह का कुछ निर्माण कर रहे हैं अंदर? बिल्कुल कर रहे हैं। हम्म, बंदी कम से कम हमारे जितने भी बंदी है, सर्किल की जेलें हैं, सबको मास्क दे दिए गए हैं हम्म, और डिमांड के आधार पे हम उनकी मास्क की तैयारी भी कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो ये मास्क कहाँ बन रहे हैं? हमारे सिलाई सेंटर में बन रहे हैं, बंदी और महिला बंदी दोनों बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ये जो जेल की आवश्यकताएं हैं ये जेल द्वारा ही पूरी कर ली जा रही हैं? बिल्कुल जेल द्वारा ही पूरी कर ली जा रही है। जी। जी। इसके अलावा एक जेल अधीक्षक के रूप में आप शहर के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? जेल अधीक्षक के नाते शहर के लोगों से यही कहना चाहते हैं कि शासन द्वारा जो भी नियम कानून लगाए जा रहे हैं, हम्म, उनका अक्षरता पालन किया जाए। हम्म, एक्चुअल में उसमें हमारी और हमारे समाज की ही भलाई है कि कोरोना अधिक से अधिक लोगों में संक्रमित ना हो हम्म। और हम सुरक्षित सेफ रह रहें। सकें, बिल्कुल। जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज कुमार साहू जी, जी। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। श्रोता साथियों, आगे आने वाले समय में जैसे ही लॉकडाउन में ढील दी जाएगी, पुलिस प्रशासन का काम थोड़ा बढ़ जाएगा। बाजारों में चूंकि भीड़ बढ़ेगी, इसलिए संक्रमण भी जरूर बढ़ेगा। और सोच के देखिए कि लगातार 2 महीनों से जो पुलिस प्रशासन मुश्किल ड्यूटी निभा रहा है, उसके ऊपर थोड़ा दबाव तो बढ़ेगा ही। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने किस प्रकार की कार्य योजना बनाई है, ये जानने के लिए हमने बात की पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री नवनीत भसीन से। आइए आपको सुनवाते हैं ये बातचीत। श्रोता साथियों, नमस्कार। हमारे साथ हैं ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। नवनीत भसीन जी, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं, समाचार में देख रहे हैं कि लोग रोजाना हाईवे से जो प्रवासी मजदूर हैं निकले चले जा रहे हैं और उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अपने ग्वालियर शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में किस तरह से शासन प्रशासन उनके लिए काम कर रहा है? ग्वालियर में जो हमारा बॉर्डर है, मुरैना के पश्चात जो हमारी सीमा लगती है, वहाँ पर हमारी जो टीम लगी हुई है, वो मजदूरों को वहाँ पर रुका के आते ही उनको सबसे पहले पानी की व्यवस्था की गई है, भोजन की व्यवस्था की गई है। फिर उनमें से जो मजदूर अपने मध्य प्रदेश के हैं, उनको वहाँ पर से ले जाने के लिए जिला प्रशासन और आरटीओ के सहयोग से बसों की व्यवस्था की गई है मालवा कॉलेज से। और ये प्रयास किया गया कि जब तक स्मार्ट सिटी की बसें उन लोगों को भोजन के पश्चात मालवा कॉलेज पे ले आए और वहां से फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते रहें, जिससे कि एक साथ एक जगह के लोगों को हम लोग कोऑर्डिनेट कर पाए। कई लोग इधर से भी आते हैं, जो शिवपुरी तरफ से भी आ रहे हैं, वो भी वहीं पहुंच जाते हैं। और प्रयास ये रहता है कि जो भी मजदूर आ रहे हैं आते ही उनको भोजन प्रशासन के सहयोग से हो जाए। इसके अलावा कई संस्थाएं भी लगातार इस दिशा में सक्रिय हैं, अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए वो संस्थाएं इन मजदूरों को लगातार भोजन करा रही हैं। कुछ संस्थाएं चप्पल वितरण का काम भी कर रही हैं और इस प्रकार प्रशासन और जन सहयोग से इनके भोजन की व्यवस्था, उनके यहाँ से इनके गंतव्य स्थल तक पहुंचने के लिए आरटीओ के सहयोग से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके अलावा आज के बाद कुछ लॉकडाउन में ढील दी जाएगी और कुछ कार्यालय भी खुल सकते हैं, कुछ संस्थान भी खुलेंगे, तो सड़कों पर बाजारों में थोड़ी आवाजाही बढ़ेगी। ऐसे में प्रशासन की, विशेष तौर पर पुलिस प्रशासन ने किस तरह की व्यवस्था कर रखी है? क्योंकि लगातार 2 महीने से पुलिस प्रशासन भी पूरी सख्ती से मुस्तैदी से काम कर रहा है, तो अब क्या लाइन ऑफ एक्शन है जिस पर आप काम करेंगे? इस विषय में हमारा ये मानना है कि हमारा प्रयास सख्ती से लॉकडाउन पालन कराने के साथ साथ जनता से, व्यापारी वर्ग से सतत संपर्क संवाद का भी था, जिसे हम लोगों ने लगातार निभाया भी। पिछले हफ्ते लगातार हम लोगों ने व्यापारी बंधुओं से संपर्क संवाद विभिन्न प्रकार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया, उनके सुझाव आमंत्रित किए। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि हम लोगों ने एक पहल करके जितने भी लोग मास्क नहीं लगाते, यदि हम उनका चालान काटते हैं तो बदले में 100 रुपए का चालान है 10 मास्क उनको देते हैं, 500 रुपए का चालान है तो 50 मास्क उनको दे रहे हैं। जी जी। हमारा प्रयास यह है कि हम लोगों तक अवेयरनेस फैलाने में पुलिस अपना रोल प्ले करे। इवन हमारे पुलिसकर्मी सभी थानों में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर चुके हैं, पब्लिक को भी डाउनलोड करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लॉकडाउन जब धीरे खुलेगा, मार्केट ज्यादा खुलेगा, तो पब्लिक किसी जगह इकट्ठी ना हो, इस हेतु हम लोगों ने दुकानदारों से चर्चा करके लगातार ये प्रयास किया है कि दुकानदार बंधु अपने दुकान के सामने व्हाइट पेंट से कुछ गोले बनवा के रखें, जो
दिखाया जाए कि इतनी दूरी पर गोले बने हुए हैं तो एक लोगों को सुविधा होगी वहाँ खड़े होने में। प्लस दुकानदार बंधुओं से ये भी अपील की है विभिन्न मंच से, विभिन्न मीटिंग के माध्यम से, कि वो अपने एक व्यक्ति ऐसा रखें जो विसल लेके खड़ा रहे, सीटी बजा के लोगों को एक बार चेतावनी दे कि आपको दूरी बना के खड़े होना है। साथ ही हमारी जो टीम है पुलिस और प्रशासन की, जब वो भ्रमण करेगी क्षेत्र में और उसको दिखता है कि कोई व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं तो उसका चालान काट के बदले में उसको मास्क दिए जाएंगे। कोई दुकानदार बंधु ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उनको भी चालानी कार्रवाई करके बदले में मास्क दिए जाएंगे। जिनका वो विक्रय करें या वितरण करें ये उन पर निर्भर करेगा। उस प्रकार से सोसाइटी मिलकर साथ में एक साथ होकर ये काम करेगी। साथ ही सीसीटीवी कंट्रोल रूम को भी स्पेशल बताया गया है कि जिस क्षेत्र में ज्यादा भीड़ हो वहाँ पर हमारी जो गाड़ियां थाने की हम लोगों ने लगा रखी हैं, जिसमें पीए सिस्टम लगा हुआ है, माइक से अनाउंसमेंट करते हैं हम लोग, उन गाड़ियों को क्षेत्रों में भेजा जाए जहाँ पर हमको ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके दिखाई देते हैं। रवनीत भसीन साहब, आपको शुभकामनाएं हम देना चाहते हैं क्योंकि पिछले दिनों जो ये आपने अभियान शुरू किया था चालान के बदले मास्क वितरण का, इस पर हमारी रेडियो की टीम ने एक छोटा सा फीचर बनाया था अपने समाचार के लिए। पहले वो लोकल लेवल पर प्रसारित हुआ, फिर प्रादेशिक स्तर पर हमारे प्रादेशिक समाचारों में प्रसारित हुआ और फिर उसके बाद राष्ट्रीय समाचार, हमारे जो नेशनल न्यूज बुलेटिन है, उसमें प्रसारित हुआ पूरे हिंदुस्तान भर में, बल्कि कहें कि हम जब मोबाइल ऐप पर होते हैं तो पूरे विश्व भर में सुना गया, सराहा गया। और इस छोटी सी रिपोर्ट के लिए, पॉजिटिव न्यूज के लिए, मई के पहले हफ्ते के लिए उस रिपोर्ट को पुरस्कार मिला और उस पुरस्कार के हकदार असल तौर पर आप लोग हैं। इसके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक चीज और यहाँ मैं पूछना चाहूंगी, पुलिस का सॉफ्ट फेस लगातार सामने आ रहा है, लोग बहुत सराह रहे हैं उस चीज को और उसमें मेरे ख्याल से आपकी भूमिका एक अभिभावक के तौर पर बहुत बेहतरीन रही है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कैसे आपने महसूस किया और कैसे लागू किया? शुरुआत में लॉकडाउन का अर्थ ये माना गया कि दुकानें बंद कराना, लोगों को घर से बाहर निकलने से रोक देना, परंतु जब ग्रेजुअली हमने इस बात को समझा कि लोगों को घर पे रोकना है तो कुछ वस्तुओं की आपूर्ति घर पर होनी चाहिए। इसके लिए हमने पुलिस कर्मियों से व्यापारियों की टीम बनाकर होम डिलीवरी सिस्टम शुरू करवाया गया। दूसरा एक अंदाज लगाया कि किसी को अत्यावश्यक कार्य है, उसको बाहर जाना है। कई बार ऐसे फोन आए किसी वरिष्ठ नागरिक के कि हमें डॉक्टर को दिखाने जाना है, तो हम लोगों ने अपने थाने की गाड़ी भेजकर उनको डॉक्टर को दिखवाया। फिर हमें पता पड़ा, कभी किसी ने फोन किया कि मेडिसिन पहुंचनी बहुत आवश्यक है, मैं बाहर हूँ, मेरी माता पिता यहाँ रहते हैं, तो उनका नंबर लेके उनको मेडिसिन थाना में पहुंचाई। इसके साथ ही भोजन वितरण के जो विभिन्न संस्थाएं काम कर रही थी, उनको पुलिस ने काफी मोटिवेट किया और हमारे जो डायल 100 गाड़ी है, 100 नंबर गाड़ी है, उस पर भी फोन आने लगे कि हमें भोजन की आवश्यकता है। पहले उस पर क्राइम संबंधी फोन आते थे, एक्सीडेंट के फोन आते थे, अब भोजन के फोन आने लगे, जिनको जो लगा होगा कि इस पर फोन करके सूचना देना चाहिए। तो उन गाड़ियों ने उन संस्थाओं से कुछ पैकेट फूड रख के वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इन द मेन टाइम हमारे पुलिसकर्मियों को इस बात का एहसास हुआ कि जो ड्यूटी हम कर रहे हैं दो तरह से कर सकते हैं। एक कि ड्यूटी कंपल्सरी ड्यूटी मान के हम लोग अपना टाइम एनर्जी लगाएं और उसमें तनाव में आए। दूसरा कि अवसर मिला है हमको, इस अवसर में हम जितना अधिक लोगों से जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, आगे आके नए विचार ला सकते हैं। तो दूसरा जो फिलॉसफी थी वर्ल्ड पुलिस ने उस पर काम किया, चाहे किसी का बर्थडे मनाना हो, एनिवर्सरी मनानी हो, केक भिजवाना हो, दवाई भिजवानी हो, भोजन देना हो, इन सब पर पूरे लगन से मिलके लोगों ने काम किया और इसके लिए मुझे किसी को आदेशित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने जब देखा कि एक कोई थाना प्रभारी ऐसा कर रहा है या कोई कांस्टेबल ऐसा कर रहा है, तो बाकी लोगों को भी मोटिवेशन अपनी टीम से मिलना शुरू हुआ। ये बहुत अच्छी बात है, बदली हुई परिस्थितियों में अपनी प्राथमिकताएं बदल देना और समाज में जो अनुशासन का काम था उसको सेवा में बदल देना, ये बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारी तरफ से और हमारे सुनने वालों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई भी है और शुभकामनाएं हैं कि आगे आने वाले वक्त में आप अपनी अपेक्षाओं पर और देशवासियों की अपेक्षाओं पर खरे उतर सके। जब पुलिस ने इतना अच्छा काम किया, इसके बदले में जनता का बहुत अभूतपूर्व सहयोग समर्थन हमें प्राप्त हुआ। लोगों ने आगे बढ़ के, किसी ने हमको 500 मास्क दिए, किसी ने 1000 मास्क दिए, किसी ने 200 बोतल दान की पुलिस को। और इस प्रकार कोई पुलिस के लिए ORS लेके आ रहा है, कोई बिस्किट लेके आ रहा है, कोई माला पहना रहा है। तो पुलिस को बदले में लगा कि ये जो हमको सम्मान मिल रहा है, इसके बदले हमको और अधिक काम करने के लिए आवश्यकता है, इसका ऋण चुकाने की आवश्यकता है। पुलिस पुनः और सक्रिय हो गई। आप हमारे हीरोज हैं और निश्चित तौर पर इस मुश्किल घड़ी में आप लोगों को सैल्यूट है हम सबकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत भसीन जी।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। श्रोता साथियों, हमें इसी वर्ग की मुश्किलों को कम करना है, घर में रहना है, खुद भी स्वस्थ रहना है और पूरे देश को, पूरे समाज को स्वस्थ रखना है। गांठ बांध लीजिए इतनी सी बात और आगे बढ़िए। और अपनी दोस्त तुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो मिट जावे जो। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर आधारित विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम भोपाल से अनुप्रसारित होगा।